बहुत बहुत प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत धन्यवाद कल की वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में कहा था कि शेष बात हम आज करेंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या लर्निंग्स हैं उसी वर्कशॉप में जिसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में की थी। तो देखते हैं आगे के पॉइंट्स क्या हैं। नेवर से I or my lineage means my future family will follow a particular rule or ritual or thought process forever, because this life or this world is changing very rapidly, day by day, day by day, day by day. And if you will say forever, again you will follow that ritual or that thought or that pattern or that rule with the changing world also. तो हाँ, क्या होता है अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं लड़कियों को कभी नहीं पढ़ाऊंगी या मेरे खानदान में लड़की का जन्म होगा ही नहीं हमेशा, तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर मैंने आज ये बोला और नेक्स्ट जन्म में या फिर नेक्स्ट जन्म में या फिर नेक्स्ट जन्म में, ऑब्वियसली संसार तो चेंज हो ही रहा है, संसार तो गतिमान है। और सारी जो जितनी भी ये थॉट होती हैं, ये हमारा जो विचार होता है, हमारा जो सोचने का तरीका होता है, हमारे कोई भी रिचुअल होते हैं, तो ये सारे बदलते रहते हैं और इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें सिर्फ लड़के ही हो रहे हैं, लड़के ही हैं, लड़के ही हैं। वो जितना भी चाहें कि हमारी एक लड़की हो जाए, पूरी फैमिली में एक तो लड़की हो, पर हो ही नहीं रही। क्योंकि क्या पता, सोचिए कभी आपने या आपके किसी पूर्वज ने बोला हो मेरे यहाँ पर कभी लड़की का जन्म ना हो, या मैं कभी लड़की का जन्म चाहता ही नहीं मेरे या मेरी पूरे परिवार में। तो ऐसा हो रहा है जाने अनजाने में। कभी भी सोच समझ के बोलिए जब आप बोलते हैं फॉर एवर। नेक्स्ट, नेवर कर्स एनीबडी बिकॉज यू ऑल्सो बी कॉट इन टू इट। अगर आपने किसी को श्राप दिया, श्राप इन द सेंस अपशब्द बोल दिए, मन से बोल दिए कि भाई तेरा कभी अच्छा नहीं होगा या तेरा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। अब सोचिए फ्यूचर में, देखिए इसके दो कारण हैं। अगर फ्यूचर में आप उसी खानदान में पैदा हुए हैं तो आप भी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले बोला कि आज जा तेरा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तो आप भी तो उसी खानदान के वारिस हुए, आप भी तो उसी खानदान के एक पार्ट हुए ना। अगर आपने अगले जन्म में उस खानदान में जन्म ले लिया तो ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। दूसरा इसका कारण ये है कि जब आपने कहा जादू तबाह हो जाएगा या तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि आपकी इमोशंस भी अटैच हो गए, आप भी फ्री नहीं हैं। आप जब भी उसको देख रहे हैं या जब भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी वहीं पर फंस गई है। तो अपने आप को मुक्त करने के लिए इस तरह की बातें नहीं निकालिए, ना ही सोचिए। जस्ट बी फ्री। नेक्स्ट लर्निंग बहुत ही मज़ेदार है। इफ़ यू हैव एनी पेन ऑन योर शोल्डर एरिया और योर बैक एरिया, you have taken much more responsibilities as compared to your capacity. So you just have to loosen up, give some responsibilities to somebody else. क्या होता है कि जब हम नौकरी करते हैं ना, या घर में भी जब अगर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो हम उसको बस पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डू इट। उससे क्या होता है कि हमारे शोल्डर पे बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और फिर उसका असर कोई दर्द होता है जब आपके कंधे पे या आपकी कमर में, आपकी पीछे बैक में दर्द है, तो आप समझ जाइए कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पास ऑन करनी है। अगर घर है तो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, और अगर ऑफिस है तो अपने कुलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने ट्रेनीज़ को पास ऑन कीजिए
और सिर्फ आप थोड़े टाइम के लिए देखिए कि क्या वो ठीक कर रहे हैं। एक मेंटर का काम कीजिए, एक सुपरविजन का काम कीजिए। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप उनको समझाइए, पर लॉन्गर रन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, respect all your previous lives or your previous situations, because whatever you are because of your previous life lessons or previous situations, whatever the life lessons you have got from those situations. कभी भी शर्मिंदा ना हो, हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा आदर करें जो भी आपका पास था पिछले जन्म में। तो शायद आपको याद भी नहीं, या हमें कोई याद भी नहीं रहता, क्योंकि धरती का यही एक नियम है। अगर इस जन्म में भी कोई भी ऐसी आपकी परिस्थिति है जो कि बहुत सम्मान वाली नहीं है, तो उसके लिए शर्मिंदा ना हो, क्योंकि वो परिस्थिति ना आपको बहुत कुछ सिखा के गई है। तो सारी आपकी बचपन से लेकर आज तक जितनी भी आपकी परिस्थितियाँ आई, चाहे आप कभी होता है कि हम बचपन में फेल हो गए हैं, या हमने अपने छोटे भाई बहन को मारा, या फिर हमने गलती से कोई इस तरह की चीज़ कर दी जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, और हम बड़े होकर जब हमें समझ आया ना कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो हम उस सिचुएशन पे, उस परिस्थिति पे शर्मिंदा होते हैं। पर हम ये समझें कि हमने उस चीज़ से क्या सीखा, और कभी भी शर्मिंदा ना हो, हमेशा हमको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर एंसेस्टर्स, because whatever you are today, they have played an important role in it. They are still present in your DNA, so respect them, love them unconditionally. क्या होता है कि हम अपने जो बड़े होते हैं ना, वो उनको हम भूल जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, या फिर हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं ये सोच के कि अरे नहीं, वो तो दूसरा ज़माना था, वो तो दकियानूसी थे, या अरे नहीं अब हम समझदार हैं ज़्यादा। मैंने ना घरों में देखा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो कहते हैं अरे पापा की ये सैलरी थी, या पापा ये काम करते थे, हम तो देखो कितने कामयाब हैं। आपकी कामयाबी के पीछे आपके पापा की बहुत मेहनत है, आपके दादा की बहुत मेहनत है। हमेशा उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और प्यार दीजिए। सोच के देखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी गिव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, sense of pride also sometimes. So we must respect our property or the place we are living in like a mother. क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो हम बड़ी खुशी खुशी लेते हैं, और हम 4 लोगों को बताते हैं, और 4 लोग भी कहते हैं कि हाँ बड़ी फले फूले, आप अच्छे से रहो। हम ना एक स्पेस क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम किसी के घर भी जाते हैं तो हमें लगता है ना कि हाँ यार इनका घर बड़ा अच्छा है, चाहे वो कितना भी छोटा है बड़ा है, जो उस घर की एनर्जी है ना वो हमें बता देती है कि लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, और किस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो हमारा घर बहुत कुछ हमें बताता है और दूसरे लोगों को भी बताता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे उसमें आप रह रहे हो चाहे नहीं रह रहे हो, अभी आप पास्ट में रहे हैं या अभी करंट रह रहे हैं, आप उसको पूरा सम्मान दीजिए, आप उसको पूरा प्यार दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए हमें कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, हमने कोई घर लिया था और हम अब चाह रहे हैं कि वो बिक जाए। तो अगर कुछ लग रहा है ना हमें कि कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई डिसरिस्पेक्ट हो गई, वो घर खंडर हो गया, तो वो बिक नहीं रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या हमने उस प्रॉपर्टी को, उस घर को ये पूछा? जैसे हम कभी विदेश जाते हैं ना तो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मैं जाऊँ क्या, मम्मा मुझे देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाऊँ क्या? आप उन्हें मना लेते हो और आप खुशी खुशी जाते हो। ऐसे ही अगर हम कोई प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं या उसे हम बेच रहे हैं, तो ऐसे हमको उस एनर्जी, जो हमारा कनेक्टेड एनर्जी है ना,
हमें उसको मनाना चाहिए, हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या हम तुमको बेच दें। देखिए ये बहुत सूक्ष्म बात है, बट ये एक सच्चाई है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो ऑरा है, हमारे स्थान से कनेक्ट हो जाता है। चाहे वो हमारा बचपन का घर हो, चाहे वो हमारा अभी का घर हो, या हमने कोई प्रॉपर्टी ली है और हमने किराए पे दे दी है, बट उससे हमारा कनेक्शन है। तो हम हमेशा उसको रिस्पेक्ट करें, उसको प्यार भेजें। अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया है ना, तो उसको शांति की ऊर्जा भेजिए, शांति की ऊर्जा भेजिए, लगातार भेजिए, उसको प्यार भेजिए। और धीरे धीरे आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि वो जो डिस्प्यूट था ना, जो वो कुछ नहीं उस आगे बढ़ रहा था, वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया, डील अच्छी हो गई, और उस पैसों का आपने बहुत अच्छे से आगे यूज़ किया। वो जो पैसा यूज़ किया ना, वो भी कई गुना होके आपको तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है, बट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल सेम आप अपनी कार के साथ भी महसूस करेंगे और अपनी ज्वेलरी के साथ भी महसूस करेंगे, क्योंकि वो भी एक संपत्ति है ना। आपको आपकी कार कितनी जगह लेके गई, या आपकी ज्वेलरी ने आपकी कितनी तारीफ करवाई, या आपने कितना सिक्योर समझा ना अपने आप को अपनी कार के अंदर, या फिर जो आपके पास ऐसा ज्वेलरी की जो संपत्ति है, किसी तरह से आपने बहुत ही अपने आप को खुशहाल समझा उसके लिए। तो उस तरह का जो प्यार है ना, वो आप अपनी कार को भी दीजिए, अपनी ज्वेलरी को भी दीजिए। उस तरह का जो सम्मान है, वो अटैचमेंट है, वो आप अपनी प्रॉपर्टी से कीजिए। नेक्स्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट द इंस्पिरेशंस एंड द मोटिवेटर्स हु प्लेड अ रोल इन आवर सक्सेस। क्या होता है कि हम बचपन में ना बहुत मोटिवेट हो जाते हैं या इंस्पायर हो जाते हैं किन्हीं से, और हम जब बड़े होते हैं ना तो उनको भूल जाते हैं। हम जब बचपन में ना अपनी मम्मा से मोटिवेट होते हैं, अपने पापा से मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट हम किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, किसी भी सज्जन से हो सकते हैं, चाहे वो हमारी मेड है, चाहे हमारे छोटे बहन भाई हैं, चाहे हमारा कोई मित्र है, चाहे कोई आंटी है अगल बगल की। तो हम उन सब से मोटिवेट होते हैं, और उसके बाद जब बड़े होते हैं ना तो उन्हें भूल जाते हैं। हमें उन्हें भूलना नहीं है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। कभी भी साल में 1 बार 2 बार ये सोचिए कि हाँ, हम देखिए वो आंटी कितनी अच्छी थी, हमें कितनी अच्छी बात बता के गई, ये सीख दे के गई जो कि मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ। उनको अपनी चेतना के स्तर पे उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको एक आदर दीजिए, उनको प्यार भेजिए। अब हम ये समझें कि मोटिवेटर्स और इंस्पिरेशन, तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है ना, वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मोटिवेटर्स वो होते हैं जो हम आपसी बातचीत के दौरान हम मोटिवेट हो जाते हैं, और दूसरे बंदे को भी पता चलता है कि हाँ, मैं इन्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं उनको हमेशा प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है ना, वो वन वे होती है। दूसरे बंदे को पता नहीं चलता कि हम इंस्पायर हो रहे हैं, उनके कोई भी एक एक्ट से इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी बातों से इंस्पायर हो सकते हैं, वो रोज़मर्रा का जो काम कर रहे हैं उसको देख के इंस्पायर हो सकते हैं। और तो और हमें इंस्पिरेशन किसी लिविंग थिंग नहीं, एक हमें किसी नॉन लिविंग थिंग से भी आ सकती है, प्लांट से भी आ सकती है। अगर जब हम छोटे थे ना, तो हमें स्कूल में कैसे प्रोजेक्ट मिलता था ना कि एक राजमा बो और मिट्टी में उगा दो, और उससे जब प्लांट निकलेगा तो वो हमारा हॉलीडे होमवर्क होता था। तो जब हम छोटे होते हैं तो हम एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं ना कि अरे, हमने देखो एक छोटा सा बीज बोया था, वो कैसे अंकुरित हो गया, और पूरी जान लगा के पूरा अपना आउटर कवर फाड़ के किस तरह से पौधा आ गया। तो हम कितने इंस्पायर हो जाते हैं उसको देखकर। तो ऐसे ही हमें कभी भी हम सोचते हैं ना, हमें पूरी जान लगा के ऐसी चीज़ें कर देनी चाहिए जो कि बहुत फ्रूटफुल हों, हमें भी कोई देखे कि हाँ देखो कितना अच्छा काम किया है, या हम एग्जाम्पल सेटर बने। तो हम अपने क्लास के मॉनिटर्स, हमारी जो टीचर्स हैं, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं,
या हमारी जो बस में आया होती थी ना, वो भी कितनी हमें इंस्पायर कर देती थी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते थे। हर बच्चा एक एक तरह से वो उतार रहे हैं, हर बच्चे को चढ़ा रहे हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। जब भी हम लोगों को एक मौका मिले, एक अवसर मिले, जैसे अभी ये जो पीरियड चल रहा है ना, जस्ट नवरात्रों से पहले का, श्राद्ध का, इसमें हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बीइंग। अगर वो अभी हैं इस बॉडी में या बॉडी त्याग चुके हैं, उन्नत लोकों में जा चुके हैं। हमारी दादी, हमारी नानी जो अभी शायद नहीं है हमारे साथ इस शरीर रूप में, बट वो उन्नत लोकों में जा चुकी हैं। उन्होंने हमें कभी ना कभी तो प्रोत्साहित किया होगा, कभी ना कभी तो हमें इंस्पायर किया होगा अपनी बातों से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। तो हमें ये जो दिन है, ये वो दिन है कि हम उनको आदर से, सम्मान से याद करें, उनको ढेर सारा प्यार भेजें। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए इन सभी लोगों को। नेक्स्ट, we should always feel and we should always connect to our ancient ancestors because they are very very close to universe, close to the nature, though they are very different by looks and they are very very different in their thought patterns, but at the same point of time they must have the solution of the current situation also. क्या होता है कि हम ना कभी कभी फंस जाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जिसका हमें पता ही नहीं होता कि क्या है आंसर। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? हमें शांत मन से या तो नेचर वॉक पे चले जाना चाहिए, या मेडिटेशन करनी चाहिए, या शांत मन से कहीं बैठ जाना चाहिए। और हमें वो जो हमारे बहुत प्राचीन पूर्वज थे ना, जो हम कभी कभी सोचते हैं अरे हम तो आदिवासी थे पहले, या हम तो जंगलों में रहते थे वो पहले, पर उनके पास जो ज्ञान था ना वो बहुत पुराना और बहुत ही एक तरह से ईश्वरीय ज्ञान था। हाँ, ईश्वर से आया था। तो हमें अगर कोई उत्तर ना मिल रहा हो ना, तो हम शांत मन से बैठें और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, और हम देखेंगे ना कि हमें वो हल मिल जाएगा। चाहे वो हमारा थॉट प्रोसेस ही आ जाए, या हमें कोई इशारा मिल जाए, या कोई ना कोई सज्जन आके हमें बता दे, या उस परेशानी का किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में ना हमें हल मिल जाएगा, जो एक बहुत असंभव सी बात लग रही थी। ट्राई करके देखिए, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू आर रिलोकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, start sending some love, some positive energy, start respecting the place that you are entering to, and at the same point of time take permission from where you are relocating, because it is very important to shift your energy from this place to your future place. देखिए होता क्या है ना, हमारा एक ऑरा, हमारी एक एनर्जी एक स्थान पर हमारा फिट हो जाता है। तो हम जब दूसरे शहर में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम रिलोकेट तो हो गए, हमने अपना फिजिकल सामान भी ले आए, हमने अपना घर भी सेट कर दिया, पर हमें ना एक उखड़ापन शायद कभी लगता है, कभी लगता है यार ये शहर जमा नहीं, हमको कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो क्यों मज़ा नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उस शहर की एनर्जी को पहचाना ही नहीं, हमने उसका कभी आदर नहीं किया, या हमने उसको कभी प्यार की वाइब्स नहीं भेजी। तो अपने मन में बस समझिए कि हाँ ये मेरा अपना शहर है, अपने मन में ही अब बस ये समझिए कि आप प्यार की ऊर्जा पूरे शहर को भेज रहे हैं, उसको अपनाना है। आप अपने थॉट से, अपने एक सोच से उसको जब अपनाएंगे ना, तो देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है। पुराने समय में तभी तो जो ग्राम देवता हुआ करते थे वो क्या था वो, और अभी भी जब हम पूजा करते हैं तो हम हमेशा ग्राम देवता मेंशन करते हैं ना, तो वो क्या था वो और क्या है, अभी भी वो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो उस
शहर की जो एनर्जी है, जो वो ऊर्जा है, हमें उससे कनेक्ट होना है इन ऑर्डर टू गेट आवर सेल्फ सेटल देयर। तो इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान रखें, हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। नेक्स्ट, वी शुड रिस्पेक्ट एंड गिव लव टू ऑल द पीपल अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कैटेगरी इज आर प्रोटेक्टर्स। क्या होता है ना कि हम अपने में ही मगन रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारी जॉब, हमारा घर, हमारी रिश्तेदारी, हमारे मम्मी पापा, और उन लोगों को हम भूल ही जाते हैं जो लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन में शांति बनाए रखने के लिए। जैसे कि पहला, हमारे प्रोटेक्टर्स, जो सरहद पे जितने भी जवान है ना, अपने अपने घर छोड़ के और हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, हम उनको आदर दें, और यहाँ पे सम्मान देने के साथ साथ ना एक लव की, एक प्यार की ऊर्जा भी उनको भेजें, क्योंकि उनके परिवार वाले बिल्कुल अकेले हैं। उनके बिना हम यहाँ पे मज़े में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, क्योंकि वो सरहद पे तैनात है। अगला, हमारे जो पुलिस वाले होते हैं ना, हम हर शहर में पुलिस वाले होते हैं जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाते हैं हम सबसे। अगर एक दिन पुलिस वालों की छुट्टी हो जाए ना, तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम इतना ट्रैफिक रूल्स का वो ये करेंगे, चोर आ जाएंगे, हम ऑफिस नहीं जा सकते, बहुत कुछ उथल पुथल हो जाने वाला है। तो हम अपने जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनका आदर करें, उनका ग्रैटिट्यूड अदा करें, उनको लव की एनर्जी भेजें। थर्ड, जो गार्ड होते हैं ना, जो हमारी बिल्डिंग के सामने खड़े रहते हैं, या फिर हमारे ऑफिस के जो गार्ड्स होते हैं, या फिर रात में वो चौकीदार भैया आते हैं ना पूरे ऐसा घूमने के लिए, या जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं उसमें बाहर 4-5 गार्ड बैठे रहते हैं, एंट्री करवाते हैं सबकी। तो वो हमारी सुरक्षा के लिए पूरा दिन रात काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स में भी काम करते हैं, हर किसी को पहले जांच परख के हमारे पास भेजते हैं। तो उन सब का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनका हमें लव की एनर्जी उनको भेजनी चाहिए। सेकेंड सेट ऑफ पीपल हैं हमारे केयर टेकर्स। केयर टेकर्स बोले तो हमारे हेल्पर्स, जो घर में मेड आ रही है, प्रेस वाला है, हमारी गाड़ी साफ करने वाला है, या फिर हमारा जो ब्यूटिशियंस हैं। सोचिए, अगर ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए ना, तो कोई भी ऑफिस नहीं जा पाएगा। आप सोच के देखिए, बहुत ही एक डीप लेवल की बात है। बट हाँ, ये जितने भी हमारे सहायक हैं ना, जो सुबह सुबह पेपर फेंकता है हमारे घर में, या कूड़ा उठाने वाला है, या जो सड़क साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं, इवन जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कितना बड़ा लाइफ सपोर्ट है हमारे लिए। हीलर्स होते हैं, वो हीलर्स क्या करते हैं, बेसिकली मेडिटेट करते हैं, अपनी ऊर्जा तो बढ़ाते हैं, इस पूरे संसार की ऊर्जा बढ़ाते हैं, और हमें तरह तरह की सलाह देते हैं, हमें एक पॉजिटिविटी देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर संसार में पॉजिटिविटी तो फैल ही रही है ना हीलर्स से। और आज की डेट में इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो दर्जी है जिससे हम कपड़ा सिलवाते हैं, टेलर, या फिर हम जब होटल में जाते हैं तो खाना खाते हैं, उन सब के वेटर्स। और आजकल तो डिलीवरी बॉय भी, हमको मन नहीं करता खाना बनाने का, तो हम स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, और वो धूप हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, वो हमारे घर खाना पहुंचा देता है। देखिए, बात पैसों की नहीं है, बात है सर्विस की, कि उसने हमारे घर खाना पहुंचाया, टाइम पे पहुंचाया, और हमारा और हमारे बच्चों का, हमारे पूरे परिवार का पेट भर गया, क्योंकि उसने सर्विस टाइम पे की और उसने अच्छे से सर्विस की। तो हमें अपना कर्तव्य ऐसा निभाना चाहिए कि पैसों के साथ साथ हम एक स्नेह की भावना भी रखें इन सब के लिए। हाँ, और कुछ केयर टेकर्स तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम ही लेना भूल गई, क्षमा कीजिएगा।
हमारी जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो कितने बड़े केयर टेकर्स हैं हमारी लाइफ में। बचपन से लेकर आज तक हमें जो शिक्षा प्राप्त हुई, वो हमारे जो किसान भाई हैं, जो जो हर मौसम में हमारे लिए अनाज उगाते हैं, हमारा जो ग्रॉसरी देने वाला भैया आता है लाइक बिग बास्केट, उनको हम कैसे भूल गए। या फिर वो सब्जी वाले भैया आते हैं, फल वाले भैया आते हैं, जगह जगह खड़े रहते हैं, या फिर फेरी लगा के गली गली में आते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हमारे घर में सब्जी बनती है या फिर हम अपने बच्चों को फल देते हैं, हम भी ब्रेकफास्ट में फल खाते हैं, तो वो किस तरह से होगा? वो नहीं हो पाएगा अगर ये लोग अपना काम ना करें। तो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पेट्स की। देखिए, जिन जिन के घर में अगर पेट्स हैं ना, वो समझ सकते हैं इस बात को कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। जो पेट्स होते हैं वो बहुत अनकंडीशनली हमें प्यार करते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि हमारे घर में कोई भी बीमार हो जाए ना, तो सबसे पहले हमारे पेट को पता चलता है और वो भी खाना खाना छोड़ देता है, या वो भी उदास हो जाता है। घर में कोई भी उदास हो तो वो सबसे पहले उदास होगा। अगर घर में कुछ भी हुआ हो तो वो सबसे पहले प्यार दिखाएगा सभी परिवार के जनों को। तो पेट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे घर में पेट्स नहीं है ना, फिर भी ये जो प्यारे से पशु पक्षी हैं आसपास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि देखिए, दूध हम कहाँ से लेते हैं? गाय से लेते हैं। चिड़िया जब चहचहाती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है ना। हम कभी पार्क में जॉगिंग के लिए जाते हैं तो चिड़िया चहचहाती हैं तो हमें एक अच्छी सी एक फीलिंग आती है ना। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एक मेंटल पीस के लिए। हमारा जो एक सिस्टम रिजुनेट हो जाता है। तो इन सब का हम धन्यवाद करें। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो इस तरह के जानवर नहीं कहेंगे हम उन्हें, कीड़े मकोड़े जो हम कह देते हैं ना, जैसे कि अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स। अगर वो ना होना तो हमारी जो मिट्टी है ना, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी और हम कुछ भी नहीं उगा पाएंगे। और अगर हम कुछ भी नहीं उगा पाएंगे, हमारे किसान भाई कुछ नहीं उगा पाएंगे, तो हमारे घर में चूल्हा चौका बंद हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए और उनको भी हमें प्यार भेजना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है हमारे माइक्रोब्स की। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी शरीर के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो हवा में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर पता नहीं कितने लाखों बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारी पाचन क्रिया में मदद कर रहे हैं। और अगर वो ना होना तो हम खाना खाएं और पचा ही ना पाएँ। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है ना, वो माइक्रोब्स की वजह से कर रहा है, वो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से कर रहा है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों का बहुत बहुत सम्मान हमें करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे इन बातों से। बहुत ही डीप रूटेड बातें हैं ये। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारे पेड़ पौधों की है। अगर पेड़ पौधे ना होना तो ऑक्सीजन भी ना आए, और अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारे फल सब्जियां ये सब कहाँ से आएंगी? तो हमें अपने पेड़ पौधों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम जहाँ तहाँ पेड़ काट रहे हैं, उनसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हम उनकी को काट काट के अपने घर बना रहे हैं। तो सोचिए कि अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो हम क्या रहेंगे? हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उनको एक आदत देना चाहिए और उनको एक प्यार भरा वाइब्स देनी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे रॉक्स की, हमारे मिनरल्स की। जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उनमें ना एक छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं जो कि हमारी बहुत मेडिसिन्स में काम आते हैं। उनमें मेडिसिन्स की प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारी अनेक बीमारियां ठीक होती हैं। और वो पहाड़
जो हिमालय है ना, हमारी देश की रक्षा भी तो कर रहा है, उस तरह से भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है हमारा सोलर सिस्टम। अब याचना, सोलर सिस्टम की क्या भूमिका है ये तो बताइए। देखिए, एक जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने पिता की हमेशा बात मानता है, उसके सुझावों पे, उसके निर्देशों पे कार्य करता है और एक सफल इंसान बन जाता है। तो वैसे ही जैसे हमारे जीवन में हमारे पिता हैं, एक सूरज की तरह हमें रोशनी दिखाते हैं ना, वैसे ही हमारी धरती माँ सूरज से हम पूरा रोशनी ले रही है हमारे लिए। और साथ में सारे जो ग्रह हैं ना, वो हमको इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं, हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें अपनी धरती का भी सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, पूरा परिवार जैसे उनके भाई बहन हैं, हमारे जो और ग्रह हैं हमारी पृथ्वी के भाई बहन हैं। तो अगर हम अपनी पृथ्वी का सम्मान करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो हमारी जो दूसरी प्लैनेट की पोजीशंस हैं, हमको जो इफ़ेक्ट कर रही है बैडली, नेगेटिवली, वो भी ठीक हो जाएंगी। ये बहुत एक बड़ा साइंस है, इसको हमको समझना चाहिए। तो मैं धन्यवादी हूँ उन सभी लोगों का जो हमारी पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सद्गुरु हैं, सेव और सॉइल, आपने सुना होगा उनका आजकल मिशन चल रहा है। जैसे कि हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उन्होंने पता नहीं कितनी सारी स्टेट्स के जो रिवर्स हैं को रिजनरेट किया है। तो उन सब का कहे दिल से धन्यवाद। और हम भी उस पूरी मुहिम में जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें साथ दे, किसी ना किसी तरह से हम साथ दे सकते हैं। हमें बस अवेयर रहने की ज़रूरत है, हमें बस उस दिशा में चलने की ज़रूरत है। एक कदम तो बढ़ाएं, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा कदम आगे बढ़वाएगा। नेक्स्ट, वी शुड ऑनर एवरी क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड हु आर गिविंग अस पीस, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, बट दे आर डूइंग इट। हमें उन सब का आदर करना चाहिए जो कि अपने में ही किसी न किसी फील्ड में आर्टिस्ट हैं, जैसे कि हमारे म्यूजिशियंस, हमारे सिंगर्स, जिनका गाना सुन के ना हम कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, खुशी का एहसास करते हैं। और हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जिनकी मूवी 2 घंटे की या 3 घंटे की हम देख कर ना बहुत खुश हो जाते हैं, उस पल के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक पीस ऑफ माइंड या फिर हमें एक एंटरटेनमेंट मिल जाता है। उसमें चाहे हमारे डायरेक्टर्स हों, चाहे हमारे एक्टर्स हों, हमारे हीरो हीरोइंस, जितने भी लोग आ जाते हैं जो कि इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में, इस फिल्म इंडस्ट्री में सहायता करते हैं या फिर अपना मुख्य रोल अदा करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे उस तरह के डिज़ाइनर्स जो कि गारमेंट डिज़ाइनर्स हैं या फिर फैशन डिज़ाइनर्स हैं या फिर हमारे ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, बैग डिज़ाइनर्स या फिर हमारे शू डिज़ाइनर्स, क्योंकि इन सब के डिज़ाइंस की वजह से हम स्मार्ट लगते हैं, हम उन चीज़ों को पहन के कॉन्फिडेंट लगते हैं, हम स्टाइल मारते हैं, हम खुश हो जाते हैं, दूसरों की तारीफ़ें बटोरते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद और उन सबको बहुत ढेर सारा प्यार हमें हमेशा भेजते रहना चाहिए। अगर हम और भी सोचें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे जो होम डेकोरेटर्स होते हैं या फिर जो हमारे पेंटर्स होते हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, या किसी भी कोई भी चीज़ अगर हमें स्टाइल करवानी हो तो हम फट से उनको कांटेक्ट करते हैं और हमारा काम हो जाता है। हम सुंदर सुंदर घर सजाते हैं। कैसे सजा पाते हैं? क्योंकि हमारे पास होम डेकोरेटर्स हैं, जितने आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी रचना से, उनके सोचने की कैपेसिटी से हमारे घर बने हैं। तो उन सब का धन्यवाद
और उनका भी धन्यवाद जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोजिटली एक आर्किटेक्ट फर्म है, उस फर्म में एक एचआर भी होगा, एक अकाउंटेंट भी होगा, एक आईटी वाला भी होगा, एक पियोन भी होगा और बहुत सारा ऐसा स्टाफ होगा जो कि मदद कर रहा होगा आर्किटेक्ट को अपना काम करने में। तो उन सब को भी धन्यवाद और दिल से रिस्पेक्ट और दिल से बहुत सारा प्यार। इनकी जो इनोवेशंस होती है ना, वो हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाती हैं। कभी हम कहते हैं ना, मन प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, यूनिवर्स की एक और हमें रचना संरचना पता चली कि अच्छा ऐसा भी होता है, अरे मज़ा आ गया। वो सब क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने कुछ क्रिएट किया है, इन लोगों ने कुछ इनोवेट किया है। तो हम उन सबको तो रिस्पेक्ट करें ही, और हम जो अपना अंदर का क्रिएटर है ना, जो बचपन में हम पेंटिंग करते थे, हमें कभी प्राइज़ भी मिलता था, कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिलता था, फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, कभी हम डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी हम पेंटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी हम गाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी कुछ कुछ हम करते थे, है ना। तो उसको हम हमेशा जीवित रखें एक छोटे से ही स्वरूप में। भले से ही हम 5 दिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम कैजुअली सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, हमारी सोल के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए, वो जो हमारे अंदर का बचपन का एक आर्टिस्ट था, उसको हम हमेशा ज़िंदा रखें। चाहे 15 दिन में एक बार ही आप आधे घंटे के लिए अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे परसू कीजिए। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट है ना, वो हमें बहुत ही खुशी प्रदान करेंगे, हमारी आत्मा से हमारा ज़्यादा मिलन करवाएंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में हमको ज़्यादा कनेक्ट फील करवाएंगे। अब आ गए हम अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट लर्निंग पे। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर गुरुज। Our gurus can be our internal voice or our teachers, our spiritual gurus. Guru doesn't mean that it is the spiritual leader. Guru is anyone who is giving us some lesson for our highest good. तो हमारे को हमेशा गुरु तत्व ढूंढना है हर किसी सिचुएशन में, हर किसी इंसान के अंदर, अपने अंदर भी हम हमेशा शिष्य बन के रहें। हम हर उस इंसान से सीख सकते हैं जो कि बहुत छोटा है, शायद बाल अवस्था में है, या कि या तो बहुत बुज़ुर्ग है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। मैंने 2 साल पहले एक वर्कशॉप अटेंड की थी, एक सीरीज़ अटेंड की थी, शिष्यत्व की यात्रा। मतलब एक जो स्टूडेंट लाइफ की जो हमारी यात्रा होती है ना, हमारा जो स्टूडेंट कॉर्नर, जो स्टूडेंट स्टेज होता है, उसकी हमारी जो लाइफ जर्नी होती है, उस तरह की एक वर्कशॉप अटेंड की थी। तो उसमें एक सज्जन है, बहुत ही पवित्र सोल लेकर इस धरती पर आए हैं। तो उन्होंने एक किस्सा अपना बताया था कि वो अपनी बेटी के साथ एक पार्क में खेल रहे थे, और खेल क्या रहे थे, बस पार्क में बैठे थे और बच्चा जो है फुटबॉल से खेल रहा था। तो एक बहुत बूढ़े से अंकल बगल में आए और बैठकर बोले कि बेटा आप तो कोई बंदा हायर कर लोगे अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से तो नहीं लगता कि आप उसके साथ फुटबॉल खेल सकते हो। वो ये कह के चले गए, और ये जो हमारे सज्जन जो अपने बच्चे को लेकर गए थे पार्क में, उनको एकदम से समझ आया कि यार ये तो एक बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। क्या मैं अपने बच्चे के साथ फुटबॉल भी नहीं खेल सकता? क्या ये जो वेट है, जो मैं ओवर वेट हूँ, क्या ये मेरा दुश्मन है? तो बहुत टाइम से, सालों सालों से वो जिम जाने का सोचते थे या अपने वेट को लेकर कुछ करने का सोचते थे, पर नहीं कर पाते थे। इमीडिएटली
उन्होंने नेक्स्ट डे से ही जिम जाना शुरू करा और विद इन 1 मंथ अपने आइडियल वेट पे आए। सब घर वाले परेशान, ये क्या करते हैं, जिम जाते हैं, पूरा 2 घंटा वर्कआउट करते हैं, अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से डिसिप्लिन वे में रोज़ जा रहे हैं और एक अच्छा सा मतलब बस करना ही है, ठानी है। बाकी घर वाले बोल बोल के परेशान थे, बट उनको नहीं समझ आ रहा था। और जब उनको समझ आया और उन्होंने थोड़े से ही समय में अपनी बॉडी को अपने आइडियल वेट में लेकर आए, और तब से लेकर अब तक वो बिल्कुल अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेलें, अपने बच्चे के साथ फुटबॉल खेलें या जो भी अपना फिज़िकल एक्सरसाइज होती है वो खुद से करें, और क्यों किसी को हायर करना। उनको ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी आत्मा को छू गई। तो वो जो अंकल थे ना, 5 मिनट जिन्होंने बस या 2 मिनट जिन्होंने बस वार्तालाप की थी, वो एक गुरु के समान आए उनके जीवन में। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है बस ये समझाने के लिए कि गुरु कभी भी आ सकता है और कैसे भी आपको चीज़ें सिखा सकता है, चाहे आपको वो धुतकारे, चाहे प्यार से सिखाए, चाहे बस एक इशारा करके चला जाए, पर हमको हमेशा तैयार रहना है अपने गुरु को पहचानने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि हम बस एक गुरु बनाएं और फिर बस अपने कान और आंख बंद करके बैठ जाएं कि बस हमको तो ये नहीं की बात सुननी है। हर सिचुएशन, हर इंसान, हर दूसरा गुरु जो दूसरों के गुरु हैं वो भी हमें बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि जब हम नर्सरी में थे ना, तो हमारी एक फेवरेट टीचर हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि हमने पूरी ज़िंदगी बस ABCD सीखने में लगा दिया और सिर्फ उन्हीं को गुरु माना, ऐसा नहीं है। हम आज भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम दूसरे गुरुओं, दूसरी टीचर्स और दूसरे सब्जेक्ट भी हमने लर्न किए, और आज की डेट में हम इतने काबिल हो गए हैं कि हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो हमेशा हमें ओपन रहना है, हमेशा हमें सीखने का प्रयास करना है, और हमेशा हमें एक तैयारी रखनी है सीखने की, ताकि जब गुरु सामने आए ना तो हम पहचान जाए कि हाँ, ये ईश्वर का वही स्वरूप है जो हमें कुछ सिखाने आया है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हमें भी ये वर्कशॉप करना चाहिए था, तो घबराइए नहीं, आप भी इस तरह का सीख सकते हैं। आपके पास भी एक बहुत अच्छा अवसर है याचना। वो कैसे? वो ऐसे कि 25 तारीख को, मतलब इस संडे को, एक दिन का जो लास्ट दिन का पूरा जो समरी है वर्कशॉप की वो होगी, और वो ओपन फॉर ऑल है। जो पूरी पितृपक्ष के ये दिन है ना, वो अगर अटेंड नहीं किया है तो एंड में एक दिन आप अटेंड कर सकते हो। वैसे ही जैसे अगर पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की और पूरी मोटी बुक अब समझ में नहीं आने वाली, तो टीचर्स क्या कहती है कि 10 ईयर्स पढ़ लो, या पुराने जो पेपर्स होते हैं वो पढ़ लो, या छोटी सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, समझ आ जाएगा, पास हो जाओगे। तो ऐसे ही आप लास्ट डे इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, फ्री फॉर ऑल है। जो डिटेल्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। और वेलकम ऑन 25th, which is Sunday, which is final day of this workshop. See you there.